हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल टॉपर्स ऑल इन वन में। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज क्लास 9 का एक बायोलॉजी का एक चैप्टर है जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा क्वेश्चन आता है और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर सेल क्या होता है। अगर आप सेल के बारे में हर डिटेल जानना चाहते हैं, एकदम छोटा से छोटा बात से लेकर के बड़ा से बड़ा बात जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, जिसके बाद आपको इससे जुड़ा हुआ कोई भी समस्या नहीं रहेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए जिससे आने वाला वीडियो भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर का नाम है, इसमें आखिर क्या खास बात है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर इसमें क्या पढ़ना है आपको। तो देखिए यहाँ पर हेडिंग दिख गया है कि क्या है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बायोलॉजी का आपका फर्स्ट चैप्टर है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे हम लोग सेल के बारे में। आखिर सेल है क्या, क्या होता है सेल, क्या सेल को हम लोग आंख से देख सकते हैं क्या, सभी चीज के बारे में बात करेंगे। तो देखिए इसके बारे में सबसे पहले समझ लीजिए कि सेल इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम लोग देख नहीं पाएंगे। अगर आपके मन में अब आ रहा होगा कि सर जिसको हम लोग देख ही नहीं सकते हैं तो उसके बारे में पढ़ के फ़ायदा क्या है। अरे तो ऐसे तो आप बोलिएगा क्या था, पूरे इंडिया का सब कुछ देख भी नहीं सकते, लेकिन इसका इंडिया के बारे में नहीं पढ़ते हैं। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है जिसको देख नहीं सकते उसको पढ़ना नहीं है, क्या पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए सेल कैसा दिखता है। तो सेल देखिए क्या होता है, अगर ऐसे देखने जाइएगा बॉडी का हर पार्ट में जो कुछ भी दिखा सभी चीज़ सेल से बना हुआ है, लेकिन अगर ऐसे देखिएगा तो कुछ दिखाई नहीं देगा, सेल वैसे दिखाई नहीं देगा। बॉडी ये स्किन दिखाई दे रहा है लेकिन सेल दिखाई नहीं देगा। सेल को देखने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप, बहुत ही हाईली मैग्नीफाइड जब देखेंगे, जूम करके देखते जाएंगे तो क्या होता है हम लोग को सेल दिखाई देगा। अब आप बोलिएगा कि इतना ऐसे कैसे देख सकते हैं, अरे नहीं देख पाएगा तो हम है ना, देखिए यहाँ पर सेल दिखाया गया है। सेल देखिए ऐसा रहता है, ठीक है, सेल ऐसा रहता है। अब सेल का देखिए क्या होता है, पूरा 3D स्ट्रक्चर देख लीजिए किस प्रकार से सेल रहता है। अगर बीच से काट देंगे तो सेलों के अंदर देखिए क्या क्या रहता है, तो वो भी चीज़ दिखाया गया है। तो अब आपको कम से कम ये समझ में आ गया होगा कि सेल आखिर कैसा रहता है, क्या रहता है। तो चलिए सेल के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं और समझते हैं कि आखिर सेल क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा हुआ सेल। अब सेल के बारे में देखिए पहला सेंटेंस लिखा गया है कि सबसे छोटा फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल। अब ये बोलेगा ये क्या होता है, अरे फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहने का मतलब जो है, जो हमारे जीवन का सबसे छोटा इकाई कौन सा है, सेल है, ठीक है, जिसका खोज जो किया गया था, आविष्कार नहीं किया गया था, खोज किया गया था। अब आपके मन में आएगा कि आविष्कार क्यों नहीं कर सकते। अरे बाबू देखो क्या होता है, जब नया चीज को बनाया जाता है ना तो उसको आविष्कार कहा जाता है, इन्वेंशन कहा जाता है। लेकिन जब पहले ही से मौजूद है और उसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसी को कहा जाता है डिस्कवर। अब देखिए सेल तो है ही, ठीक है, तभी तो कोई खोज करने वाला भी तो उसके पास भी तो सेल होगा, तो उसको ना सिर्फ समझा कि क्या होता है, कैसा होता है, क्या रहता है उसमें। तो ये डिस्कवर किया गया था, इन्वेंशन नहीं किया गया था। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में ये डिस्कवर्ड किया गया था। ये तो समझ में आ गया। अब इसके बाद देखते हैं जो सेल जो है, ये जो सेल जो है ये सारा काम कर सकता है जो लाइफ के लिए जरूरी है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया। क्या कहा गया है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया। अब यहाँ पर देखिए सेल के अंदर अगर जानिएगा तो बहुत कुछ रहता है। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर में दिया गया है, सेल के अंदर देखिए कितना सारा कुछ रहता है। तो जो भी इसके अंदर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसी को कहा था ऑर्गेनेल्स, और सेल के अंदर है तो इसीलिए इसका नाम दे दिया गया सेल ऑर्गेनेल्स। अब क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा व्हाट इज सेल ऑर्गेनेल्स, तो आपका क्या आंसर होगा, थिंग्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल। मतलब सेल के अंदर जो कुछ भी पाया जाता है उसी को क्या कहा जाएगा, सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सेल ऑर्गेनेल्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सेल का कैसा शेप और साइज होता है। तो इसका आंसर देखिए आपका होगा, सेल का कोई भी एक फिक्स शेप नहीं है। जैसा बॉडी का रिक्वायरमेंट होता है वैसे सेल का स्ट्रक्चर होता है। अगर प्लांट सेल के बारे में बात कीजिएगा तो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, जबकि एनिमल सेल का बात कीजिएगा तो जनरली
राउंड होता है, गोल होता है। अब बोला जाएगा सिर्फ गोल ही होता है, अरे क्या बोला गया, जनरली, मतलब कहने का मतलब क्या होता है, अधिकतर केसेस में गोल रहता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो जिसका शेप क्या होता है, बहुत ही अलग अलग, एकदम बिल्कुल कहा जाता है अजीब अजीब रहता है। देखिए कैसे रहता है, यहाँ पर देखिए दिखाया गया। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या होता है, नर्व सेल लिखा हुआ है। क्या है, नर्व सेल। अब देखिए नर्व सेल कहाँ रहता है, तो हमारे ब्रेन में रहता है, नस जिसको कहा था नस, ठीक है, मैसेज पहुंच जाता है। तो देखिए कैसा है, एकदम लग रहा है क्या आता है, जो कोरोना वाले जैसा फोटो दिखते होंगे ना, तो वही कोरोना का बाबूजी यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, नर्व सेल है। अब देखिए उसी प्रकार से क्या होता है, मसल सेल कैसा है, मसल, ठीक है, जो सेल के अंदर ये क्या है, स्किन है, स्किन के अंदर जो मांस जैसा रहता है ना, वो क्या है, मसल है। तो मसल का सेल देखिए क्या है, देखिए रड जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से क्या होता है, बोन सेल का बात किया जाए, हड्डी, ठीक है, हड्डी का अगर सेल देखा जाए तो क्या होता है, नर्व सेल से कम नहीं दिख रहा है वो भी, ठीक है। उसी प्रकार से क्या होता है, ग्लैंड सेल का बात किया जाए, जो ग्लैंड रहता है ब्रेन में, क्या होता है, माथा के अंदर भी रहता है, तो वो सभी क्या होता है, कैसा दिखाई दे रहा है, ये पियाओ के जैसा गोल गोल दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से ब्लड सेल, ब्लड सेल क्या होता है, ब्लड सेल देखिएगा तो क्या होता है, वही पियाओ के जैसा दिख रहा है। अब बोले पियाओ क्या होता है, अरे मिठाई का होता है, या तो रसगुल्ला दिखता है दबाया हुआ जो रहता है, वही देखिए क्या होता है, ब्लड सेल वैसा है। यानी कि अलग अलग देखिए प्रकार का यहाँ पर बहुत कुछ दिया हुआ है, स्पर्म का दिया हुआ, ओवम दिया हुआ, बहुत कुछ का यहाँ पर सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब आपको समझ में आएगा कि सेल का कोई भी एक फिक्स शेप साइज नहीं है, उसका क्या होता है, सभी चीज का क्या होता है, जैसा बॉडी का रिक्वायरमेंट वैसे सेल का अलग अलग शेप और साइज होता है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग समझेंगे कि आखिर आगे क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, जो रॉबर्ट हुक जो पहले बताया था कि 1665 में रॉबर्ट हुक जो था सेल का जो खोज किया गया था, वो एक्चुअली मरल सेल का खोज किया था, डेड सेल का खोज किया था। तो जिंदा सेल का सबसे पहले खोज किया गया किसके द्वारा किया गया था, तो एंटनी वॉन ल्यूनहॉक के द्वारा किया गया था। अब ल्यूनहॉक सबसे पहले क्या देखा था, तो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को देखा था, बैक्टीरिया, ठीक है, या प्रोटोजोआ दोनों को देखा था। एक्चुअली देखने के लिए क्या किया था, एगो माइक्रोस्कोप बनाया, उसमें मोटा वो कदम लेंस डाल दिया, और जब जूम करके देखता है तो क्या होता है, एकदम अजीब दिखा देता है। तब उसको पता चलता है कि अच्छा सेल ऐसा होता है। यानी कि सबसे पहली बार किसी को देखा गया है तो क्या है, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया को देखा गया था। किसके द्वारा देखा गया था, ल्यूनहॉक के द्वारा देखा गया था। अब आप बोलेगा तो रॉबर्ट हुक क्या किया था, अरे रॉबर्ट हुक भी सेल का तो खोज किया था, लेकिन वो मरा हुआ सेल का खोज किया था, यानी कि डेड सेल का खोज किया था। जबकि ये जो किया था वो क्या था, जिंदा सेल का खोज किया गया था। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए तीसरा जो पॉइंट, यहाँ देखिए नीचे पॉइंट जो दिया हुआ है, जेई परकिंजी 1839 में वो क्या होता है, सबसे पहली बार प्रोटोप्लाज्मा का खोज किए थे। अब प्रोटोप्लाज्मा क्या होता है, अरे सेल के अंदर एक पार्ट्स है, अभी बताएंगे क्या क्या है, कौन कौन सा चीज़ें क्या क्या है, सभी चीज़ बताया जाएगा। तो देखिए अब बस अभी समझिए कि प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है, जेई परकिंजी के द्वारा उसको खोज किया गया था। अब देखिए इसमें बात किया जा रहा है, अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, लास्ट में देखिए थोड़ा सा एक लाइन ऐड कर दिए हैं कि प्रोटोप्लाज्म देखिए क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो चीज़ मौजूद रहता है उसको प्रोटोप्लाज्म का है। अब बोलिएगा कि सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कब बता दें कि समझ में आ जाएगा, अरे बताया नहीं है तो बताएंगे ना, देखिए बताएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, तो इसके बारे में देखिए बता दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पहले एक बार थोड़ा सा सुन लीजिए सेल थ्योरी क्या है। सेल थ्योरी आ गया था, सेल थ्योरी के बारे में जान लीजिए। देखिए सेल थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, मतलब किसके द्वारा लाया गया था, तो इसके बारे में देखिए जान लीजिए। सेल थ्योरी जो लाया गया था सिल्डेन और स्वैन के द्वारा लाया गया था। अगर पूरा नाम जानना चाहिएगा तो मिथिया सिल्डेन, ठीक है। और जबकि क्या होता है, जियोलॉजिस्ट थे एंड थियोडोर स्वैन जो थे, ये दोनों मिल करके क्या होता है, सेल थ्योरी लाए थे। अब बोलेगा सेल थ्योरी क्या है, तो देखिए सेल थ्योरी के बारे में एकदम ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सेल थ्योरी में देखिए कहा गया था कि देखिए क्या होता है, कोई भी जीव जंतु हो, चाहे एक सेल का हो, चाहे हजारों सेल का हो, चाहे लाखों करोड़ सेल का हो, चाहे आप हो चाहे हम हो, चाहे कोई भी कीड़ा मकोड़ा कुछ भी चीज़ हो। अब देखिए तो सेल क्या होता है, क्या होता है, जितना भी जो भी ऑर्गेनिज्म है सब के सब सेल से बना हुआ है। क्या चीज़ से बना हुआ है, सेल से मिलकर के बना हुआ है। और वो सेल जो है वही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब लाइफ का क्या तो वही शुरुआत है, वही आधार है। मतलब कोई भी चीज़ जीव जंतु बना है, एक सेल से दूसरा सेल बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया, तो कोई भी जीव जंतु का वहीं से निर्माण हुआ, यानी कि सेल से मिल करके कोई भी जीव जंतु।
अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, रुडोल्फ विर्सो। रुडोल्फ विर्सो के द्वारा भी देखिए क्या होता है, इनका भी बहुत क्रेडिट जाता है, क्योंकि ये भी सेल थ्योरी में बहुत एक अहम योगदान निभाए थे। अब इनका देखिए कहना क्या था कि जो भी सेल जो बना हुआ है ना, वो क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कुछ भी सेल बना हुआ, हाथों वाला सेल बना हुआ, तो पहले से जो सेल था मौजूद था ना, तो यही डिसाइड किया था कि आगे कैसा बनना है। मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल ही डिसाइड करता है कि सेल कैसा बना हुआ होगा, कोई भी बॉडी कैसा बना हुआ रहेगा। तो किसके द्वारा बताया गया था, तो रुडोल्फ विर्सो के द्वारा बताया गया था। अब आगे हम लोग समझेंगे कि आखिर सेल के अंदर क्या क्या रहता है। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए, सेल के अंदर आखिर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस जिसको कहता है सेल का ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखाई दे रहा होगा, गोल्गी एपरेटस, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ACR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, साइटोप्लाज्म, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो ये सारा कुछ क्या होता है, सेल के अंदर पाया जाता है, जिसके बारे में हम लोग सभी को अभी जानेंगे कि आखिर ये सभी चीज़ का, सभी ऑर्गेनल्स जो भी दिया गया है, इसका क्या क्या फंक्शन है। तो इसके बारे में अब हम लोग समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पहले देखिए दो चीज़ आप बात समझ लीजिए। सबसे पहला बात बताया गया है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है सेल से बना हुआ, ये तो बात आपको पता है। जो एक सेल का बना हुआ रहता है उसको यूनिसेलुलर कहा जाता है, जो एक से ज़्यादा का बना हुआ रहता है उसको मल्टीसेलुलर कहा जाता है। जैसे मेरा बॉडी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी कि क्या होता है, ये एक सेल से बना हुआ क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें लाखों करोड़ सेल है, तो क्या होगा, ये मल्टी सेलुलर में आ जाएंगे हम, क्या आ जाएंगे, मल्टी सेलुलर। लेकिन एक ऐसा जो सिर्फ एक सेल का बना हुआ है, जैसे अमीबा, पारामेशियम, ये सभी क्या हो जाएगा, ये सिंगल सेल, एक सेल का बना हुआ है, यानी कि ये क्या होता है, यूनिसेलुलर कहलाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए अब जानते हैं कि सेल के अंदर जो कुछ मौजूद रहता है उसके बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको नाम दिया गया था, बताया गया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बोला गया था। तो चलिए हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में समझते हैं। देखिए सबसे पहले हेडिंग आ भी गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा या प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन। देखिए क्या होता है, सेल का सबसे बाहरी लेयर, सीधा समझे, सेल का सबसे बाहरी लेयर जो भी रहेगा उसी को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब आप बोलिएगा कि आखिर इसका मतलब क्या हुआ। देखिए यहाँ पर सेल है, क्या है, सेल का स्ट्रक्चर है। सेल का देखिए सबसे जो बाहर का जो लेयर है, बाहर का लेयर एकदम सबसे आउटर मोस्ट सेल जो रहता है, आउटर मोस्ट लेयर जो है उसी को कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो सीधा समझिए, आप जाते होंगे बाजार में सब्जी लेने जाते होंगे तो बहुत कुछ खरीदते होंगे, जैसे क्या होता है, टमाटर, आलू, मिर्चा, नींबू, कुछ भी खरीद लिए। अब उसको क्या होता है, एक पॉलीथीन में ले आए, ठीक है, पॉलीथीन में लेकर के आते हैं। तो अब सीधा समझिए, जो पॉलीथीनवा के अंदर जो है वो सेल ऑर्गेनल्स है, जैसे टमाटर खरीदे थे, आलू खरीदे थे, कुछ भी बीन खरीदे थे, कुछ भी बहुत कुछ था। तो क्या होता है, सेल के मतलब अंदर है, तो पॉलीथीन के अंदर है वो क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है। लेकिन जो पॉलीथीन जो पतला सा लेयर है, जो पॉलीथीन है, तो वही क्या होता है, पॉलीथीन जैसा क्या होता है, पतला लेयर जो पूरा कवर करके रखा हुआ है, जो पूरा सब कुछ उसके अंदर मौजूद है, उसी को कहा गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि अब समझ में आ गया होगा कि नहीं, जो सबसे बाहरी जो लेयर रहता है, बहुत ही पतला लेयर रहता है, उसी को कहा गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर समझने वाला बात है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कैसा स्ट्रक्चर रहता है, उसका क्या काम रहता है, तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए स्ट्रक्चर देख लीजिए, यानी कि जो सबसे पतला लेयर वाला जो बताया गया था वो देखिए कैसा दिखता है, इस टाइप से दिखता है, ठीक है। अब यहाँ जो ब्लू कलर का दिख रहा होगा, ये क्या होता है, चैनल प्रोटीन। तो देखिए इसका सबसे पहला पॉइंट देखिए यहाँ इसमें दिया हुआ है कि ये जो रहता है, चाहे वो क्या हो, एनिमल सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत ही छोटा जो, सभी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। ये तो बहुत आसान बात है, सब समझ में आ गया होगा। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बना हुआ है, तो ये क्या चाहिए, लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ रहता है। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज का बना हुआ है, लिपिड और प्रोटीन का। ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसका फंक्शन समझते हैं कि आखिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम है। तो सबसे ऊपर वाला लेयर जो बताया गया था कि एकदम पूरा पतला वाला सबसे ऊपर लेयर, तो उसका काम क्या है, देखिए सीधा सा बात है, इसी को कहा था सिलेक्टिव प्रीएम्बल कहा जाता है। कहने का मतलब ये होता है, ये डिसाइड करता
होता है कि सेल के अंदर क्या जाएगा और सेल से बाहर क्या आएगा। सिलेक्टिव प्रीएम्बल मतलब सिलेक्ट करता है, चूज करता है कि क्या क्या सेल के अंदर होना चाहिए और क्या क्या सेल के अंदर कचरा जो भरा हुआ उसको लतिया के फेंक भी देता है। यानी कि ये क्या होता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है सिलेक्टिव मेम्ब्रेन दिया, प्रीएम्बल कहा गया। तो अब यहाँ पर देखिए, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो देखिए बताया तो गया कि तो समझ में आ गया कि क्या होता है, ये डिसाइड करता है कि सेल के अंदर क्या क्या आना चाहिए और सेल के अंदर जो कुछ भी है क्या क्या उसको लतिया के फेंक देना है, वो भी कौन करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। ये तो समझ में आ गया। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है डिफ्यूजन आता है। अब बोलेगा डिफ्यूजन आखिर क्या होता है, तो देखिए डिफ्यूजन के बारे में समझते हैं। सबसे पहला देखिए डिफ्यूजन क्या होता है, जब सेल के अंदर क्या, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन सेल के अंदर मूव करेगा या तो सेल से बाहर की ओर जाएगा। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सेल के अंदर आए या सेल के बाहर जाए तो उसी को कहा जाता है डिफ्यूजन कहा जाता है। अब भी बताया गया था कि सेल मेम्ब्रेन क्या डिसाइड करता है कि क्या अंदर आना चाहिए क्या बाहर जा चाहिए। तो देखिए सबसे पहला बात यही समझ में आया कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है, यानी कि ऑक्सीजन आना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना चाहिए। तो यानी कि ये सब होता है कि नहीं होता है, तो ये कौन सा कैटेगरी में रखेंगे, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का आप सीधा सा एग्जांपल लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जब मूव करता है मतलब अंदर की ओर आता है या तो बाहर की ओर जाता है, उसी को कहेंगे डिफ्यूजन कहेंगे। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, तो ये देखिए सीधा सा बात इसमें दिया गया है कि हाई कंसंट्रेशन से लेकर के लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है। अरे जहाँ पर ज़्यादा रहेगा तो वो क्या होता है, जहाँ कम रहेगा उधर क्या होता है, खिसकेगा। तो ये क्या होता है, सेल के अंदर अगर मात्रा क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ही ज़्यादा मात्रा हो जाएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है कि नहीं, देखो क्या होता है, सेल के अंदर बहुत ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ना, तो इसको क्या करना चाहिए, थोड़ा साइड करना चाहिए। तो क्या बोलता है कि तुम थोड़ा सा साइड हो जाए, यानी कि सेल से वो बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ एनिमेटेड डायग्राम में भी दिखाया गया है कि सेल है। ठीक है, अब सेल के अंदर क्या होता है, जब हायर कंसंट्रेशन इसके अंदर जब ज़्यादा रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, सेल से बाहर की ओर देखिए चला जाता है। और जब क्या होता है, बाहर से जब इसको रिक्वायरमेंट होगा, यानी कि जब यहाँ पर क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन का मात्रा चाहिए होता है, तो बाहर से क्या होता है, बुला लेता है कि आ जाओ बाबू ऑक्सीजन आ जाओ, क्या होगा, अब थोड़ा सा काम पड़ रहा है। तो यानी कि इस प्रकार से क्या होता है, डिफ्यूजन में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो रहता है ट्रांसफर होता है सेल के अंदर और सेल के बाहर। अब ये तो क्या था, गैस था, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या था, ये गैस था। अब हम लोग समझेंगे कि ओस्मोसिस आखिर क्या होता है। तो ओस्मोसिस में देखिए क्या होता है, जब पानी वाटर जब सेल के अंदर आएगा या सेल से बाहर की ओर जाएगा उसी को कहा जाता है ओस्मोसिस। यानी कि कोई भी लिक्विड रहेगा, यानी कि लिक्विड क्या होगा, जब सेल के अंदर आएगा या सेल के बाहर की ओर जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा, ओस्मोसिस। इसको भी हम लोग क्या होता है 3D एनिमेशन के द्वारा हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कैसे क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये क्या है, सेल है। अब सेल में देखिए H2O दिया हुआ है, H2O का नाम तो जानते होंगे, इसको पानी का फॉर्मूला है H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को आपस में मिलाएंगे तो पानी बन जाता है। ये तो समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए सेल को जब पानी का जरूरत पड़ता है तो क्या करता है, बाहर से खींच के ले आता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलता है कि चलो साइड में अंदर चलो, चलो अंदर चलो। ठीक है, तो अंदर सेल के अंदर चल जाता है कौन, हाइड्रोजन, मतलब कहता है H2O में पानी चला जाता है। और जब क्या होता है, जब सेल के अंदर बहुत ज़्यादा पानी कभी ज़्यादा हो जाता है तो क्या उसको रिलीज भी तो करना पड़ता है। तो देखिए क्या होता है, जब सेल के अंदर जब ज़्यादा पानी रहेगा तो रिलीज भी कर देता है, बोलता है कि अब चलो बहुत काम हो गया, चलो साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, यानी कि बाहर भेज देता है। यानी कि जब भी इस टाइप का लिक्विड जब सेल के अंदर आएगा या सेल से बाहर की ओर जाएगा उसी को कहा था ओस्मोसिस। अगर कोई गैस सेल के अंदर आएगा या सेल के बाहर की ओर जाएगा तो उसी को कहा था डिफ्यूजन कहा जाता है। अब आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि ओस्मोसिस क्या है और डिफ्यूजन क्या है। अब आगे हम लोग समझेंगे कि आखिर ओस्मोसिस कितने प्रकार का होता है। तो अब यहाँ पर देखिए ओस्मोसिस का प्रकार पढ़ने से अच्छा हम लोग देखिए क्या होता है, क्या क्या किस कैटेगरी में हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया कि इन दिस टॉपिक वी हैव स्टडीड दैट व्हाट हैपेंड टू द सेल व्हेन इट केप्ट इन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या होता है, अलग अलग प्रकार का सॉल्यूशन जब रखेंगे तो अब सेल के अंदर आखिर क्या होता है। तो यहाँ 3 ही चीज हो सकता है। सबसे पहला बताया गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब बोलिएगा कि हाइपोटोनिक आइसोटोनिक आखिर क्या है, हाइपोटोनिक आखिर क्या है, तो इसके बारे में अब हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दिया गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में कि आखिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन आखिर है क्या। तो देखिए
आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में हम लोग समझते हैं। अगर मान लेते हैं एक सेल है, क्या लेते हैं सेल, वो क्या है एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा जब सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों का कंसंट्रेशन बराबर रहेगा तब। अब आप बोलिएगा कि ये बात थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। अरे नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, सीधा सा बात समझिए कि सेलवा के अंदर जितना पानी रहेगा और सेल के बाहर जितना पानी रहेगा, अगर दोनों बराबर है तो उसको आइसोटोनिक कहेंगे। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम लोग समझने वाला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देखिए क्या होता है। हाइपोटोनिक में क्या होता है, जब सेल रहता है, सेल के अंदर क्या होता है, कंसंट्रेशन जो रहता है हाई रहेगा, और सेलवा के बाहर जो रहेगा ना कंसंट्रेशन कैसा होता है, लो रहेगा, कम रहेगा। तो सेल के अंदर जब हाई कंसंट्रेशन रहेगा और सेल के बाहर जब लो रहेगा, तो ये क्या करता है, सेलवा के अंदर जो रहता है ज़्यादा जब लिक्विड भरा हुआ रहता है तो बोलता है कि तुम बाहर चल जाओ, लतिया के भेज देता है। तो जब भी यानी कि क्या होता है, सेल से जब बाहर रिलीज होता है, लिक्विड रिलीज होता है, तो उसी को कहा था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये डायग्राम में देख सकते हैं, सेल के अंदर देखिए जो भी सॉल्ट है यानी कि ऑर्गेनल्स है एकदम पूरा बुलंद है, एकदम पूरा टाइट है, एकदम पानी उन्हें पी के एकदम पूरा फुला हुआ है। अब ये क्या होता है, ये अंदर क्या होता है हाई कंसंट्रेशन है, जबकि क्या होता है सेल से जब बाहर जब पानी जब निकल जाता है तो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। अब जबकि यहाँ पर देखिए क्या होता है, अब अगला टॉपिक में देखिए क्या लिखा हुआ है, हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक में देखिए क्या बताया गया है, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, हाइपोटोनिक का जस्ट उल्टा। सेलवा के अंदर क्या रहेगा, कंसंट्रेशन लो रहेगा और बाहर क्या रहेगा, हाई रहेगा। जब भी ऐसा होता है तो उसी को कहा था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब इसमें देखिए क्या होता है कि जब सेल के अंदर, यहाँ देखिए समझिए कि जब सेल के अंदर देखिए क्या होता है, जब कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो है, मतलब कम है, तो क्या होता है जितना भी ऑर्गेनल्स रहता है, जब पानी नहीं रहेगा एकदम सूख के क्या होता है, एकदम सिकुड़ जाता है, एकदम पूरा सिकुड़ जाता है। जब पानी नहीं रहेगा तो सिकुड़ जाएगा, लेकिन जब क्या होता है, जब पानी रहता है सिकुड़ जाता है। जब यहाँ पर लिक्विड जब आता है, ठीक है, जब फिर से क्या होता है बाहर से जब एब्जॉर्ब करता है कि नहीं हमको पानी चाहिए तो चाहिए, एकदम पूरा लड़ के ले लेता है पानी। जब ले लेता है तो फिर से एकदम पूरा हेल्दी हो जाता है। कहाँ पर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर आइसोटोनिक था क्या था। तो आइसोटोनिक में क्या था, बिल्कुल इक्वल, सेल के अंदर और सेल के बाहर इक्वल रहेगा। हाइपोटोनिक में क्या था कि सेल के अंदर क्या रहेगा, हायर कंसंट्रेशन रहेगा, जबकि क्या होता है सेल के बाहर क्या रहेगा, कम रहेगा। और हाइपरटोनिक में क्या था, जस्ट उल्टा, सेल के अंदर लो और सेल के बाहर हाई। जब भी इस टाइप का रहेगा उसी को कहा था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर आने वाला वीडियो में इसी का सेकेंड पार्ट, अगला पार्ट में डिस्कस किया जाएगा कि और सेल के बारे में आखिर ऐसा क्या क्या खास बात है, तो सभी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे बेहतरीन ढंग से, बहुत ही अच्छे से, शानदार से। आप बस इस चैनल से जुड़े हुए रहिए। अगर अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।